जिम कॉर्बेट, उनके बारे में यह मशहूर था कि यदि कहीं कोई आदमखोर बाघ या चीता जनता को परेशान कर रहा होता और उन्हें खत लिखकर मदद मांगी जाती तो वे पहुंच जाते थे। सबको भरोसा रहता था कि पत्र लिखा है तो जिम कॉर्बेट जरूर आएंगे। उन्होंने 33 नरभक्षी बाघों और तेंदुओं को मार गिराया था, जो 1200 से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। कारपेट साहिब के नाम से जाने जाने वाले जिम कॉर्बेट अपने समय के सबसे मशहूर शिकारी थे। उनका सिद्धांत था कि वे सामान्य जानवरों का शिकार नहीं करते थे, वे केवल आदमखोर वे बाघ या चीते का शिकार किया करते थे। 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में आयरिश परिवार में जन्मे जिम कॉर्बेट जब मात्र 6 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। जिम ने प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के ओपनिंग स्कूल से की, बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ के 18 वर्ष की उम्र में बिहार जाके वहां रेलवे में नौकरी करने लगे। जिम कॉर्बेट आजीवन अविवाहित रहे। उन्हीं की तरह उनकी बहन ने भी विवाह नहीं किया। दोनों भाई बहन सदैव साथ साथ रहे और एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे। उनका सबसे चर्चित शिकार कुमाऊं के जंगलों में किया गया आदमखोर बाघिन का शिकार है। बताया जाता है नेपाल में 234 से ज़्यादा लोगों का शिकार करने वाली बाघिन कुमाऊं में आ गई थी। कुमाऊं आने के बाद इसके शिकार लोगों की संख्या 436 तक हो गई थी। इस आदमखोर बाघिन को मारने के लिए जिम कॉर्बेट ने कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि उनके अलावा सारे शिकारी जंगल से वापस बुला लिए जाए। हालांकि इस बाघिन के शिकार के लिए जिम कॉर्बेट को कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस शिकार पर उन्होंने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं लिखी। इस पुस्तक को भारत, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में बहुत सफलता मिली। इसके पहले संस्करण की 2.5 लाख प्रतियां बिकी। बाद में इसका 27 भाषाओं में अनुवाद किया गया। उन्होंने कई अन्य पुस्तकें भी लिखी थी, जिनमें मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जंगल बुक और माई इंडिया उनकी उल्लेखनीय रचनाएं थी। रुद्रप्रयाग में उनके द्वारा मारा गया तेंदुआ इतना खतरनाक था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा इस वजह से लगभग बंद हो गई थी। इस तेंदुए ने 125 से अधिक लोगों को मार डाला था। शहर में उस स्थान पे जहां तेंदुआ मारा गया था वहां एक स्मारक बना है तथा साइन बोर्ड लगा है। वे अक्सर अपने कुत्ते रॉबिन के साथ शिकार पर जाते थे। जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन का पहला शिकार 1907 और अंतिम शिकार 1946 चंपावत में किया था। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में मशहूर सुल्ताना डाकू के बारे में भी विस्तार से लिखा है, जिसका उस समय गढ़वाल और कुमाऊं में खौफ था। उन्होंने लिखा, सुल्ताना कोई बुरा इंसान नहीं था। जब हम उसे खोज रहे थे तो एक बार उसने मुझे और फ्रेडी को बरगद के पेड़ के पास देखा। हम उसके निशाने पर थे, फिर भी उसने गोली नहीं चलाई। उसने हमारी जान बख्श दी। हालांकि उसे पता था कि हम जंगल में उसे पकड़ने या मारने के लिए ही घुसे हैं। जिम कॉर्बेट ने सुल्ताना को भारत का रॉबिन हुड बताया था। दिलचस्प बात यह है कि शिकारी होने के बावजूद उन्होंने इंसानों और जानवरों को एक नज़र से देखा। उन्होंने आदमखोरों से नफरत करने की बजाय ये जानना जरूरी समझा कि आखिरकार ये आदमखोर हुए क्यों। बाघ के व्यवहार का अध्ययन करने वाले जिम कॉर्बेट बाघ को खूंखार और खून का प्यासा कहे जाने से सहमत नहीं थे। वे अपनी किताब में लिखते हैं कि सभी शिकारी उनकी इस बात से सहमत होंगे कि बाघ बड़े दिल वाला जेंटलमैन होता है। जंगल में घास में छिपा बाघ हमेशा हमें देख रहा होता है, लेकिन कभी हमला नहीं करता। यह इंसान ही है जो उसके प्राकृतिक आवास और शिकार को खत्म कर उसे खूंखार बनने को मजबूर कर देते हैं। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आदमखोर होने पर बाघ के मन में इंसानों का भय खत्म हो जाता है। इस डर के जाने से वे दिन में भी हमला करते हैं, अन्यथा बाघ दिन में हमला नहीं करते। वहीं तेंदुआ कितना भी आदमखोर क्यों ना हो जाए, मगर इंसानों का डर उसके अंदर बराबर बना रहता है, इसीलिए वे रात के अंधेरे में शिकार करते हैं। कॉर्बेट की बाघों के लिए चिंता इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इनकी घटती आबादी संभालने के लिए अपने प्रयासों से 8 अगस्त 1936 को पहले नेशनल पार्क की स्थापना करवाई। इसे हली नेशनल पार्क नाम दिया गया, जो कि लॉर्ड हली, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे, उनके नाम पर रखा गया था। लेकिन 1957 को इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, जिसे लोग आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं।
भारत से इतना प्रेम करने वाले कॉर्बेट आखिर इस मिट्टी को छोड़कर क्यों चले गए होंगे? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक कारण ये था कि उनके दिल में ये बात घर कर गई थी कि भले ही वे इस मिट्टी में पैदा हुए हों, लेकिन आखिरकार वो हैं तो एक अंग्रेजी, और आज़ादी के बाद ना जाने उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। कुमाऊं से विदा होते वक्त कॉर्बेट को राम सिंह नेगी लखनऊ स्टेशन पर छोड़ने गए थे। यहाँ से कॉर्बेट को मुंबई जाना था और उसके बाद केनिया। गाड़ी चलने से पहले कॉर्बेट ने राम सिंह को गले लगा लिया और राम सिंह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। कॉर्बेट ने राम सिंह नेगी के नाम अपनी काला डूंगी की जमीन लिख दी थी। साथ ही साथ जब वो देश छोड़कर केन्या गए थे तो जिस इंडियन बैंक में उनका खाता था, उन्हें एक चिट्ठी दे गए कि हर महीने उनके खाते से राम सिंह को 10 रुपये दिए जाएं। जब तक कॉर्बेट जिंदा रहे तब तक राम सिंह को उनके रुपए मिलते रहे। भारत के गरीबों के प्रति कॉर्बेट कितने उदार थे और हिंदुस्तान उनके लिए क्या मायने रखता था, ये जानने के लिए उनकी लिखी किताब माय इंडिया पढ़ी जानी चाहिए।